Hello and welcome back to Pooja Bhatia classes. So in the social science segment on our YouTube lectures or other classes, we people have already started with the chapter of nationalism in India. काफी सारी classes हो भी चुकी हैं. So this chapter is from NCERT history books, class 10th, chapter 2. काफी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है, वो है सॉल्ट मार्च एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब हम लोग एनसीएम कर चुके हैं ऑलरेडी एंड आई होप यू पीपल हैव अटेंडेड दोज लेक्चर्स एज वेल. और इसमें काफी डिटेल में मैंने एनसीएम का हर एक पोर्शन एंड पार्ट समझाया है जो कि कंप्लीटली आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है और रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं सॉल्ट मार्च की और इसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है. तो ये सभी नाम एक ही मूवमेंट के हैं. सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, डांडी सत्याग्रह. ठीक है. नमक से रिलेटेड, नमक का जो लॉ था, नमक तोड़ो आंदोलन, नमक बनाओ आंदोलन, ये सब कुछ एक ही टॉपिक से रिलेट कर रहा है. तो अभी तक की जो स्टोरी है वो ये है कि एनसीएम मूवमेंट खत्म होने के बाद गांधी जी जो थे वो विलेज डेवलपमेंट एंड लोअर क्लास डेवलपमेंट के लिए अपने आप को फुली डिवोट कर चुके थे. यहां पर जो कांग्रेस थी, अब बात आती है उन पर कि वो लोग क्या कर रहे हैं. कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई थी काफी ज्यादा गर्मा गर्मी यानी कि टेंशन. कांग्रेस के कई मेंबर्स कांग्रेस के आइडियोलॉजी से खुश नहीं थे. लोगों ने अपनी इंटरनल डिफरेंट ग्रुप्स भी बना लिए थे. कई लोगों ने पार्टी को छोड़ भी दिया था. झगड़े बढ़ते जा रहे थे. यहां पर अब जो लॉर्ड इरविन है, जो कि दी देन वाइसरॉय थे हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने इंडियंस के जो ये उनका जो भरोसा था ब्रिटिश के ऊपर, या एटलीस्ट वो डरते थे ब्रिटिश से, उसे वापस जीतने के लिए इंडिया को एक लॉलीपॉप दिया विच वॉज ऑफ डोमिनियन स्टेटस, जो इंडियंस बहुत पहले से मांग रहे थे. इतने सालों से इंडियंस को नहीं दिया गया था, बट अब अचानक उन्हें ये ऑफर दिया गया. बट दिस टाइम इंडियंस वर वे टू स्मार्ट टू गेट ट्रैप्ड इन सच आप क्या कह सकते हो कि एक प्लानिंग के अंदर वो बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होने वाले थे, राइट. एंड जो ब्रिटिश हैं उन्हें जब ये रियलाइज हुआ वहां इंग्लैंड में बैठे बैठे कि यार इंडियंस तो बहुत ज्यादा हमसे नाराज हो गए हैं, तो साइमन कमीशन के बाद उन्होंने इंडियंस को एक मीटिंग में बुलाया. मीटिंग का नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी. बट कांग्रेसमैन और कांग्रेस के लोगों ने जाने से टोटली मना कर दिया. अब ये कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गई. यहां तक कि लॉर्ड इरविन भी, जो उनको डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, वो भी इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था. तो अब नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हुआ कांग्रेस का सेशन, जो कि हुआ 1929 में लाहौर के अंदर, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर किया, साझा किया बाकी कांग्रेसमैन के साथ. उन्होंने यह बताया कि नाउ ही इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बेटर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स being developed by the British for the Indian people. He himself wants to rule the country. He wants other Indian fellows to really be the government of the India, to really be the driver of this developing story of India. और ब्रिटिश को वो करना चाहते थे ड्राइव आउट. तो इसी की कोशिश को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कस किया उसे 26 जनवरी 1930 बोर्ड पर भी ये डेट लिखी है, अभी मैं वहीं से पढ़ाने वाली हूं आपको. तो 1930 में डिक्लेयर कर दिया इंडियंस के आगे कि अब इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए आगे जाने वाला है. जब ये अनाउंसमेंट हो गया तो गांधी जी भी वापस लौट आए और उन्होंने भी और बाकी लीडर्स ने भी सोचना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा ये जो एम है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का, ये पूरा हो जाए, ये ड्रीम अकम्प्लिश हो जाए. तो इसके बाद गांधी जी ने ही दूसरा मूवमेंट सजेस्ट किया जो कि था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. लेकिन इस मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले गांधी जी ने वॉइसरॉय को एक लेटर लिखा.
उस लेटर में गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स लिखी। ये 11 डिमांड्स वाला लेटर जब वायसरॉय को मिला तो उम्मीद ये थी कि ब्रिटिश जो हमें मीटिंग्स में बुला रहे थे, जो हमें अब डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, वो इस पर गौर करेंगे, फोकस करेंगे। अब वो चाहते थे ना कि इंडियंस उनके साथ दोबारा से कोलैबोरेट करें, उन्हें डिसओबे ना करें, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए था। तो गांधी जी ने एक लेटर लिख दिया, उसमें अपनी 11 डिमांड्स लिख दी और बोला कि इन डिमांड्स को आप 11 मार्च तक पूरा कर दीजिए। उसमें सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। गांधी जी के हिसाब से जो नमक है, अब देखिए जो नमक होता है वो सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए, खाने में उतना ही डलता है, जरूरी भी है और एक्सेस भी किसी को नहीं चाहिए और कम भी किसी को नहीं चाहिए। उसका जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, उसका प्राइस वगैरह कुछ भी हो। तो गांधी जी को ये लगा कि ये जो सॉल्ट है ये इंसान को मिलना ही चाहिए, लाइक पानी की तरह नमक भी इंसान की लाइफ के लिए जरूरी है क्योंकि खाने के अंदर यूज होता है, राइट। अब जो नमक था, नमक पर ब्रिटिश लेते थे इंडियन लोगों से टैक्स। बनता इंडिया में था, इंडिया की नदियां, इंडिया की जमीन, इंडिया के लोग बनाते थे, लेकिन वो नमक महंगा बिकता था, सॉल्ट पर टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश को। तो गांधी जी ने कहा देखिए सबसे पहले तो ये जो टैक्स है ये बेफिजूल है, ये बेकार है, ये जरूरी नहीं है और ये जो है इंडियंस के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि नमक इज अ रिक्वायरमेंट, इज अ नेसेसिटी। ओके, तो ये आप टैक्स हटा दीजिए। और ऐसी ही और भी डिमांड्स थी जो इंडिया के अलग अलग ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी। बट हुआ क्या, ब्रिटिश वैसे तो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये डिमांड्स सारी की सारी उन्होंने कर दी रिजेक्ट। लेकिन लेटर में यह भी लिखा हुआ था गांधी जी का अल्टीमेटम कि अगर आपने ये डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी कंप्लीट नहीं की, डिक्लेयर नहीं किया, हमें आंसर नहीं भेजा, तो 11 मार्च को ही हम नया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब आपको याद होगा एनसीएम के दौरान हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। पहली स्टेज थी टू गिव अवे ऑल द टाइटल्स एंड प्राइजेस, दूसरी स्टेज थी टू लीव द इंस्टीट्यूशंस, वेदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अ वर्किंग इंस्टीट्यूशन और एनीवेयर इफ यू आर वर्किंग फॉर द ब्रिटिश, उन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो। थर्ड लेवल वाज टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड टू अडॉप्ट ओनली इंडियन हैंडमेड गुड्स। एंड इसके अलावा गांधी जी ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो लॉ भी तोड़ेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये तीनों चीजें हैं जो पहले एनसीएम में थी ना, वो तीनों चीजें हैं, साथ में चौथी भी जुड़ गई कि नाउ दे आर गोइंग टू ब्रेक सम लॉज। ऐसा नहीं था कि किसी को मारेंगे, बट कोई ऐसे लॉ जैसे कि सॉल्ट पर टैक्स दो, यार दिस इज द नेसेसिटी, इस पे क्यों टैक्स देंगे। ऐसे ही कुछ मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड हो गया, ठीक है, अपने लैंड के ऊपर नहीं घुस सकते, अपने हक की कमाई, इन सब चीजों के लिए लॉ तोड़ने को अब गांधी जी, कांग्रेस और इंडिया के बाकी लोग तैयार थे। तो 11 मार्च को ये मूवमेंट लॉन्च किया गया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये दूसरा बड़ा मूवमेंट था आफ्टर नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पर अब हम बोर्ड पर देख सकते हैं कुछ चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था और इसकी प्लेज भी ली थी। इसके बाद ब्रिटिश को वार्निंग देने के लिए कि वो अपने अनजस्टिफाइड लॉज को वापस ले लें, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा। गांधी जी रोड लेटर टू लॉर्ड इरविन मेंशनिंग हिज 11 डिमांड्स in which he also included abolition of salt tax. Letter was sent on 31st January 1930. आप देख सकते हो अनाउंसमेंट 26 को हुई थी और जस्ट 4-5 दिन बाद ही उन्होंने ये लेटर भेज दिया। The letter also contained an ultimatum. ठीक है, लास्ट कॉल अल्टीमेटम stated by गांधी जी। गांधी जी ने ही अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी डिमांड्स 11th ऑफ मार्च तक पूरी नहीं की गई, सेम ईयर 1930 11th ऑफ मार्च, तब एक नया मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा पूरे इंडिया में अगेंस्ट हुम, ब्रिटिश। ओके, सो आई होप आप लोगों को बिगिनिंग समझ में आ गई है।
मूविंग ऑन, तो स्टोरी में आपको पहले भी बता ही चुकी हूं, बस अब हम उसकी डिटेल्स पर वर्क कर रहे हैं। 11 मार्च जो कि अल्टीमेटम की डेट थी, जिस दिन इरविन को ये बताना था कि वो डिमांड्स मानेगा या नहीं मानेगा, तो इरविन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड एज वी ऑल नो, नो रिप्लाई इज स्टिल अ रिप्लाई। अब उसने जवाब नहीं दिया है, दैट मीन्स कि वो बात नहीं मानने वाला। तो गांधी जी ने तुरंत ही सॉल्ट मार्च लॉन्च कर दिया, यानी कि गांधी जी पहला लॉ तोड़ने वाले थे, और वो ये था कि गांधी जी खुद इंडिया के लोगों से इंडियन सॉल्ट बना करके बिना टैक्स के उसको बेचने वाले थे। तो ये पहला लॉ टूटने वाला था। एक्चुअली इससे पहले सॉल्ट बनाने का राइट सिर्फ ब्रिटिश के पास होता था, और उस पर ब्रिटिश काफी ज्यादा टैक्स लेते थे, और उसी टैक्स के अगेंस्ट ये पहला लॉ गांधी जी तोड़ने जा रहे थे। तो सॉल्ट मार्च 11 मार्च को स्टार्ट हो गया, और गांधी जी ने शुरू किया, जाहिर सी बात है। और शुरुआत में, बिगिनिंग में, इनिशियली गांधी जी के साथ सिर्फ 78 लोग इस मार्च में उनके साथ थे। ठीक है, वो पैदल चल रहे हैं, पूरे रास्ते उन्होंने पैदल कवर किया है। और ये मार्च जो थी, ये जो प्रोटेस्ट उनका था, ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम वो जो गांधी जी का आश्रम है, ठीक है, वहीं गांधी जी रहते थे, वहीं से यूजुअली अपनी सारी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज प्लान करते थे। गुजरात में है ये। मार्च टोटल 240 माइल्स का था। यू पीपल कैन कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स आल्सो, बट आपकी एनसीईआरटी बुक्स में माइल्स की फॉर्म में दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वहां पर किलोमीटर्स नहीं, माइल्स या ऐसी चीजें यूज होती हैं। और मोस्टली इंडिया की जो हिस्ट्री है, वैसे तो इंडियंस ने भी लिखी है बहुत सारी बुक्स में, बट ब्रिटिश ने भी लिखी हुई है। ओके, तो कहीं से उठाया गया, इसलिए 240 माइल्स के हिसाब से इसे मेजर किया गया है। मार्च जो पूरी मार्च पे जाना था, प्रोटेस्ट करना था, वो 240 माइल्स का था। वॉलंटियर यानी कि जो गांधी जी के साथ काम कर रहे थे, वो रोज 10 माइल चलते थे, एक दिन में सिर्फ 10 माइल चलते थे, और रास्ते में कहीं टेंट लगाकर दे यूज टू रेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अब 10 माइल चल रहे हैं एक एक दिन में, तो कितने दिन में कवर करेंगे? सिंपल मैथ्स, 24 डेज। उन्हें 24 डेज लगे अपना पूरा मार्च कंप्लीट करने में और डांडी पोर्ट पहुंचने में। डांडी क्या है? डांडी एक ऐसी जगह थी जहां पर पोर्ट था, यानी कि वहां से समुद्र और नदी वगैरह ये सब पास में थे, और यहां से शिप वगैरह आती जाती थी। तो डांडी पोर्ट पहुंचने में उन्हें टोटल 24 डेज लगे, बिकॉज दे वर वॉकिंग। ठीक है, पैदल चल के जा रहे थे। और जाहिर सी बात है, जहां जहां वो गए वहां के एरिया से और लोग भी गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए। सो मेनी पीपल ज्वाइन द मूवमेंट लेटर। बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ आगे बढ़ते चले गए, एंड फाइनली दे रीच्ड डांडी। अब यहां से आप याद भी रख सकते हो कि 24 डेज लगे हैं डांडी पहुंचने में। डांडी पहुंचकर ही वो वहां पर सॉल्ट बनाने वाले थे, क्योंकि वहां समुद्र है पास में, और वी ऑल नो द ओशन वाटर इज सॉल्टी। तो उसको यूज करके they were going to make salt for the Indian people, which is to be sold without any taxes such as imposed by the British people. So 240 miles की जो एक लंबी जर्नी थी डांडी तक, साबरमती आश्रम से डांडी तक, वो फाइनली 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हो गई। इसी दिन डांडी वो लोग पहुंचे, सभी लोग, गांधी जी भी, और पहला लॉ तोड़ा गया। पहला लॉ कौन सा तोड़ा? सॉल्ट बनाने का। और यहां पर पहला लॉ टूट गया है, तो गांधी जी ने कहा था ना कि हम CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, लॉन्च कर देंगे। तो उसी मूवमेंट से हम ये सीख पाते हैं कि इस मूवमेंट में जो अनजस्टिफाइड लॉज थे ब्रिटिश के, उन्हें गांधी जी अब तोड़ने वाले थे। इनफैक्ट दूसरों को भी वो एनकरेज कर रहे थे कि आप इन लॉज को तोड़ दीजिए। सो हियर यू कैन सी, on 6th of April 1930, they reached Dandi, where the salt tax law was broken. This day also embarks the beginning of civil disobedience movement. इसी दिन CDM लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो पहला लॉ तोड़ा, एंड आज के बाद से, यानी कि 6th of April 1930 के बाद से वो और भी लॉ तोड़ने वाले थे। Law was broken as Indians made their own salt by using सॉल्टी वाटर ऑफ द ओशन देयर। तो डांडी पोर्ट पर जो समुद्र का पानी था उसका ही इस्तेमाल करके CDM
सॉल्ट टैक्स का लॉ तोड़ा गया और CDM को लॉन्च किया गया। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो CDM है, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, वो 1930 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने NCM पढ़ा है जो कि 1921 से 1922 तक चला, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं CDM, जो कि अपकमिंग YouTube लेक्चर, YouTube सेशंस और SST वाले सेगमेंट में अपलोड होता रहेगा। तो यहां तक था आपका सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस पे फुल नोट भी आ सकता है, अदरवाइज द डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कहां से ये शुरू हुआ था एंड कितने माइल्स की यात्रा थी। सो ये 1 मार्कर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। For more revision, you people can definitely visit Pooja Bhatia Classes YouTube channel, where the question answers, important questions from each of the chapters has already been uploaded. So आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी दूसरी हेल्प बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं।